रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक टीवी से रब नवाज लोधरा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम की कहानी। ये अक्टूबर सन 1954 की बात है। ऐन उस रोज़ जब उस ज़माना के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने वाइट हाउस में अमेरिकी सदर आइज़नहावर से मुलाकात की थी और पाकिस्तान ने अमेरिका के एटम बराए अमन के मंसूबा में शमूलियत के साथ जौहरी तवानाई के शोबा में तहकीक और तरक्की के लिए जौहरी तवानाई के कमीशन के क़याम का ऐलान किया था। ये आगाज़ था पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम का, या दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से पैमान था कि वो जौहरी तवानाई असला की तैयारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। मुझे याद है कि उस ज़माने में पाकिस्तान में इस मसले पर काफ़ी बहस हुई थी, क्योंकि बहुत से मुबस्सिरीन के नज़दीक सदर आइज़नहावर का एटम बराए अमन के मंसूबा का असल मकसद अमेरिका के अलावा दुनिया के दूसरे तमाम मुल्कों को जौहरी असला की सलाहियत से महरूम रखना और इन पर पाबंदी लगाकर उन्हें जौहरी असला की तैयारी से रोकना था। पाकिस्तान की तरफ से आइज़नहावर के इस मंसूबे को तस्लीम करने पर पाकिस्तान में बहुत से लोगों को परेशानी हो गई थी, क्योंकि ये आगाज़ था पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के कदमों में गिरने का। इसके फ़ौरन बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी, सियासी और इक़्तिसादी शोबों में कुर्बत और ताउन के नए दौर का आगाज़ हुआ। इस साल पाकिस्तान अमेरिका के 2 फ़ौजी मुआहदों, सेनेटों और सीटों में शामिल हुआ और अमेरिका ने भारी फ़ौजी और इक़्तिसादी इमदाद के एवज़ पाकिस्तान की सरज़मीन पर फ़ौजी अड्डे कायम किए थे और अपने फ़ौजी मुशीर पाकिस्तान भेजे थे। और इसके साथ पाकिस्तान के 5 साला इक़्तिसादी मंसूबा की तैयारी के लिए अमेरिका ने अपने माहिरीन पाकिस्तान के मंसूबाबंदी कमीशन में तैनात किए थे। यूँ अमेरिका ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में ले लिया था। पाकिस्तान पर अमेरिका के असर की मुकम्मल गिरफ्त का नतीजा ये रहा कि उस ज़माने में पाकिस्तान की क़यादत ने एक लम्हे के लिए भी जौहरी असला की तैयारी के बारे में नहीं सोचा। आम तौर पर उस वक्त अमेरिका के दिफाई मुआहदे जारियत के तदारुक का ज़रिया समझे जाते थे। सन 1960 की दिहाई में ये ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि इंडिया बड़ी तेज़ी से जौहरी तजर्बात की सिमत बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की क़यादत ने जौहरी असला के मैदान में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था। सन 1964 में इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल पर जब पाकिस्तान की तरफ से ताज़ीती वफ़द की क़यादत करते हुए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो दिल्ली आए थे तो मैं वहीं था। मुझे याद है कि इस मौका पर उनसे तवील मुलाकात में इंडिया में जौहरी तवानाई की शोबा में पेशरफ्त पर बात हुई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान जौहरी सलाहियत हासिल करने के लिए क्या कर रहा है, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझसे ये वादा लेकर कहा कि मैं ये राज अफ़शा नहीं करूँगा। इंकशाफ किया था कि सन 1963 में उन्होंने काबीना में ये तजवीज़ पेश की थी कि पाकिस्तान को जौहरी असला की तैयारी के लिए प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, लेकिन सदर अयूब खान और उनके अमेरिका नवाज़ वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद शुएब और दूसरे वज़ीरों ने उनकी ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी और वाज़ेह फ़ैसला किया कि पाकिस्तान जौहरी असला हासिल करने की सलाहियत नहीं हासिल करेगा। सन 67 में जब सदर अयूब खान फ्रांस के दौरे पर आए थे तो मैं उनका दौरा कवर करने के लिए पेरिस गया था। उस मौका पर फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डी गॉल ने पाकिस्तान में जौहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट की तामीर की पेशकश की थी, लेकिन अयूब खान ने ये पेशकश ठुकरा दी। ये मशवरा उन्हें उनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल याहिया खान, सदर अयूब के आला साइंसी मुशीर डॉक्टर अब्दुल सलाम और मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सरबराह MM अहमद ने दिया था।
اس میں شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جو سن 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد برسر اقتدار آئے تھے اور جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا منصوبہ شروع کیا۔ صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے فوراً بعد بھٹو نے ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر اور شام کا طوفانی دورہ کیا تھا اور میں اس سفر میں ان کے ساتھ تھا۔ اس دورے کے 2 اہم مقاصد تھے۔ ایک مقصد مسلم ممالک سے تجدید تعلقات تھا اور دوسرا پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے مسلم ملکوں کی مالی اعانت حاصل کرنا تھا۔ دمشق میں اپنے دورے کے اس سلسلے کے اختتام پر انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا کہ ان کا یہ دورہ مسلم دنیا کے نئے سفر کا آغاز ہے اور پاکستان کی مہارت اور مسلم ممالک کی دولت سے عالم اسلام جوہری قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اس دورے کے فوراً بعد انہوں نے سن 1973 میں پاکستان کے جوہری پروگرام کی صلاحیت کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کیا اور اعلیٰ سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام کو برطرف کر کے ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بلا لیا۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے انہوں نے فرانسیسی حکومت کو جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پرانی پیشکش کی تجدید کے لیے آمادہ کیا۔ بھٹو جوہری پروگرام میں جس تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اسے امریکہ نے پسند نہیں کیا اور اس زمانہ کے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے تو کھلم دھمکی دی کہ اگر بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے منصوبہ پر اصرار کیا تو وہ زندہ نہیں رہیں گے، لیکن بھٹو نے جوہری صلاحیت کا جو پروگرام شروع کیا تھا اس پر تحقیقی کام جاری رہا۔ پاکستان کے سائنسدانوں نے کوہٹا کی تجربہ گاہ میں سن 1974 میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کیا۔ ان کی محنت سن 1978 میں رنگ لائی اور سن 1982 تک وہ 90% افزودگی کے قابل ہو گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق پاکستان کے جوہری سائنسدانوں نے سن 1984 میں جوہری بم تیار کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ وہ کھلم کھلا پاکستان کی طرف سے جوہری بم کی تیاری کے عزم کا اعلان کرے، لیکن ان کے امریکی نواز وزیر خارجہ اور دوسرے وزیروں نے سخت مخالفت کی۔ آخرکار مئی سن 1998 میں جب انڈیا نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ بھی تجربات کرے اور یوں پاکستان بھی جوہری طاقتوں کی صف میں شامل ہو گیا۔